हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब, और वर्ब के हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब और बेसिक ऑफ वर्ब, और दूसरा वीडियो डाला था लिंकिंग वर्ब। तो हमने 2 वीडियोस डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा, इन वीडियोस के अलावा मैंने बहुत सारे वीडियोस नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, बहुत सारी वीडियोस डाल दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। जैसा कि आपको पता है, पहले हमने वीडियोस में ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव वर्ब का डिस्कस किया था, और दूसरे में लिंकिंग वर्ब क्या होता है इसका डिस्कशन किया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 4th नंबर है, दैट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि इसका नाम ही से पता हो, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब ये किसी न किसी चीज़ में हेल्प करता है। जब इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है तो ये किसी न किसी चीज़ में हेल्प करता है, जैसा कि नाम से पता है। तो ये हेल्प क्या करता है? ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी क्रियाएं होती हैं जो टेंस को पहचानने में मदद करती हैं, और ये मेन वर्ब की सहायता करती हैं। इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब आर दोज वर्ब विच हेल्प टू रिकॉग्नाइज द टेंस। ये वो क्रियाएं होती हैं जो टेंस को पहचानने में मदद करती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, मीन्स प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरीज। अभी हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है, और मार्जिनल ऑक्सिलरीज क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब बोले और चाहे आप हेल्पिंग वर्ब बोले, सेम है। फिर से मैं बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो टेंस को पहचानने में मदद करती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब आर दोज वर्ब टू हेल्प रिकॉग्नाइज द टेंस। ये टेंसेस को पहचानने में मदद करती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि जैसे लिखा है ही डज नॉट प्ले, दूसरा हो गया ही इज नॉट प्लेइंग, तीसरा हो गया ही हैज़ प्लेड, 4th नंबर हो गया ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये जैसे जैसे ऑक्सिलरी जो वर्ब हमारी होती हैं, इन्हीं की सहायता से हम लोग जान पाते हैं कि कौन सा टेंस है। ऐसा नहीं है कि टेंस में किसी तरीके की पूछ लगी होती कि आप बड़ी आसानी से जान जाएंगे। इसको जो टेंस को हम पहचानते हैं तो टेंस को हम ऑक्सिलरी वर्ब से ही पहचानते हैं। जैसे ही डज नॉट प्ले, डज नॉट आया है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही इज़ नॉट प्लेइंग, इज़ नॉट आया है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है तो इज़ लगा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी, मीन्स कंटिन्यूअस है प्रेजेंट। और ही हैज़ प्लेड, जैसे हैज़ लगा है, वर्ब की 3rd फॉर्म लगी है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। और ही हैज़ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जो टेंस का पहचान हम करते हैं वो हम ऑक्सिलरी वर्ब की मदद से ही करते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है कि ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब्स होती हैं जो टेंस को पहचानने में मदद करती हैं। पहली बात, टेंस को पहचानने में मदद करती हैं। तो ये क्या होती हैं? हेल्प टू हेल्प टू रिकॉग्नाइज द टेंस, टेंस को पहचानने में मदद करती है। ठीक है, जी हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब, तो हम ये कह रहे थे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये हेल्प करता है टेंस को पहचानने में। टू हेल्प टू रिकॉग्नाइज द टेंस, टेंस को पहचानने में मदद करते हैं। जो आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की वजह से ही हम लोग जान पाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि जैसे डज नॉट आया है तो वर्ब की 1st फॉर्म लगेगी,
इज़ आया है, एम आया है, आर आया है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, हैज़ आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैज़ बीन आया है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो ये टेंस आगे जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी ये भी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करती है, ठीक है। ये तो टेंस को पहचानने में मदद करती हो, और आगे मतलब मेन वर्ब जो हमारी रहेगी वो किस फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, सेकेंड फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी, ये वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ही डिसाइड करता है कि किस वर्ब में रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरीज। तो आओ कर लिख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आती हैं बी की, टू मतलब जो बी वर्ब्स होती हैं, तो इसमें है इज, एम, आर, ये हो गया, वाज, वर, बी की सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये हो जाएगा हैव और हैज़, और हो जाएगा हैव बीन, हैज़ बीन, और हो जाएगा डिड, और वाज वर्ब तो हो ही गया है, ये हो जाएगा हैड, और प्लस हो जाएगा हैड बीन। ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं, क्योंकि ये प्राथमिक सहायक क्रियाएं बोली जाती हैं कि ये भी टेंस को पहचानने में मदद करती हैं। और हमारी मेन वर्ब कौन सी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसी वर्ब को देख करके डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उसमें कौन से हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, may, might, must, ये can, could, shall, should, will, would, may, might और must, और एक बचा ought to। इनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं, जिसमें can, could, shall, should, will, would, may, might, मस्ट और ought to, इनको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, या मॉडल वर्ब्स बोल सकते हैं, या मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। और मार्जिनल जो हमारी ऑक्सिलरीज होती हैं उसमें आता है यूज टू, और प्लस नीड, और प्लस डेयर। ये 3 वर्ब्स हमारी मार्जिनल में आती हैं, ठीक है। मार्जिनल में आती हैं यूज टू और नीड और डेयर, और मॉडल में आपके सामने है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू और ये। और प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, और हैव बीन, हैज़ बीन, और डिड, और हैड, और हैव बीन, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। अब इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, प्राइमरी वर्ब जो है डिटेल में पढ़ते हैं, फिर मॉडल ऑक्सिलरीज डिटेल में पढ़ते हैं, और फिर मार्जिनल ऑक्सिलरीज जो हैं उनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो आओ पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो ये बी की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती हैं, तो बी की जो फर्स्ट फॉर्म है, जैसे हमारा पहला हो जाएगा इज, एम और आर। ये अगर इनकी हम बात करें तो ये इज, एम, आर जो ये हैं ये मेन वर्ब के तरीके से भी काम करती हैं और लिंकिंग वर्ब की तरीके से, हेल्पिंग वर्ब के तरीके से भी काम करती है, ठीक है। जब ये मेन वर्ब के तरीके से काम करती हैं तो इनको हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अच्छा, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं तो अगर हम इसको क्या करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, इन टेंसेज में अगर इज, एम, आर इस्तेमाल किया जाता है और इनके साथ नाउन, एडजेक्टिव या पार्टिसिपल आता है, तो ऐसी क्रियाओं को मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे लिखा है ही इज़ इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, ठीक है, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव हो गया, और इज़ जो यहाँ पर है, यहाँ पर एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है। हमने ये बताया ना बी की फॉर्म्स होती हैं, बी फर्स्ट फॉर्म है और बी की एक और फर्स्ट फॉर्म इज़, एम, आर भी होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो बी की ये मेन वर्ब, इसको आप मेन वर्ब या आप लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। जब ही इज़ इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान है, जब एडजेक्टिव आता है और उसके एडजेक्टिव और जहाँ पे सब्जेक्ट को जोड़ने का जो काम करता है वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है या इसको मेन वर्ब कहलाता है, क्योंकि बी एक फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और बी का एक और रूप है जो इज़, एम और आर का रूप लिए है। मतलब अगर मॉडल है तो बी लगाते हैं, अगर टेंस में है तो इज़ एम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब की तरीके से भी काम करती है और ये मेन वर्ब के तरीके से काम करती है। अगर इनके साथ एक तरीके से एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है या पार्टिसिपल आता है तब इनको हम लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करेगा, जैसे लिखा ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब इज़ एम आर के साथ मेन वर्ब आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है, जब इनके साथ मेन वर्ब आ जाएगा तब ये सहायक क्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि ये टेंस को पहचानने में मदद करती हैं। और इज़ एम आर आएगा इनके साथ, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो ये कहलाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो जैसे इज़ एम आर आया है प्लस इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है तो इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे लिखा आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये टीचर एक नाउन है, ठीक है। नाउन हो गया तो नाउन और सब्जेक्ट को जोड़ेगा, उसको हम मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एम जो है मेन वर्ब के तरीके से काम करता है, या आप इसको बोल सकते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, क्योंकि नाउन और एडजेक्टिव या नाउन या सब्जेक्ट और नाउन को जो जोड़ेगा उसको हम मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और अगर ऐसे आप बोलेंगे आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, आई सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और जब मेन वर्ब साथ में आ जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हेल्प करी टेंस को पहचानने में मदद करे, कंटिन्यूस है। एम आएगा तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। तीसरा जैसे लिखा यू आर नोटोरियस, तुम लोग कुख्यात हो, नोटोरियस तुम लोग कुख्यात हो। तो नोटोरियस हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और सब्जेक्ट को जो जोड़ेगा उसको हम मेन वर्ब, यहाँ पर आर जो है मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा, चाहे हम इसको बोले कि ये लिंकिंग वर्ब की तरीके से है, ठीक है। और अगर आप ऐसे बोलते हैं यू आर वर्किंग इन द फील्ड, आप लोग जो हैं वो खेत में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मेन वर्ब आ गया साथ में, तो मेन वर्ब जब आ जाएगा तो यही हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इज़ एम आर एक हेल्पिंग वर्ब के तरीके से भी काम करते हैं और मेन वर्ब के तरीके से भी काम करते हैं। जब नाउन और एडजेक्टिव के जोड़ने का काम करेगा तो इनको मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और जब इनके साथ मेन वर्ब आ जाएगा तो मेन वर्ब जब इनके साथ आ जाएगा तो इन्हीं क्रियाओं को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनको इस तरीके से इज़ एम आर का इस्तेमाल किया। दूसरा हमारा इसी से रिलेटेड है, जैसे पास्ट, ये प्रेजेंट हो गया और प्रेजेंट में इसके ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अगर हम बात करें इसी का पास्ट, तो पास्ट में हो जाएगा, इसी का पास्ट इज़ एम आर का पास्ट हो जाएगा वाज और वर। इज़ एम आर प्रेजेंट टेंस है और बी का पास्ट टेंस है वाज वर। ये भी दोनों क्रियाएं मेन वर्ब और प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती हैं। नाउन और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ेंगी तो वो मेन वर्ब कहलाती हैं, और अगर इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। अगर इनके साथ मेन वर्ब आता है तो इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे ही वाज ग्रेट, जैसे वो महान था, तो ही वाज ग्रेट हमारा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव यहाँ पे एज अ कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जो जोड़ेगा, सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को जोड़ेगा, उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। यहाँ पे ये वाज जो है एज अ मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है, और इसका सेकेंड नाम लिंकिंग वर्ब आप बोल सकते हैं। अगर इसी को ऐसे यूज़ करें, ही वाज प्लेइंग, वो खेल रहा है, तो इसके साथ मेन वर्ब आ गया, ठीक है। तो ये मेन वर्ब जब आ गया तो यही वाज जो हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि अब ये टेंस को पहचानने में मदद कर रहा है। इससे पता ये चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ये टेंस को पहचानने में मदद कर रहा है, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। दूसरा है जैसे लिखा है
वर नॉटी, यू आर नॉटी, तुम लोग नटखट थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, नॉटी हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को जोड़ेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर वर्ब जो है एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, और चाहे आप इसको बोले कि ये लिंकिंग वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। अगर इसके साथ मेन वर्ब आ जाएगा तो यही हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, जैसे यू वर राइटिंग आ लेटर, जैसे तुम एक पत्र लिख रहे थे, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहीं पे वर्ब जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि ये टेंस को पहचानने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो अभी प्रेजेंट में इज एम आर सीखा और पास्ट में वाज वर सीखा, ठीक है। ये बी की जो फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल में बी आती है और टेंस के दौरान इसको इज एम आर आता है, फर्स्ट फॉर्म माना जाता है, और बी का जो सेकंड फॉर्म है वो वाज वर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, रूट वर्ड हमारा एक होता है डू, तो एक होता है डू, फिर बनेगा डज, फिर बनेगा डिड। कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि इनको मेन वर्ब और प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर जैसे लिखा है ही या आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, तो यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे डू जो है एज अ मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसको हेल्पिंग वर्ब कैसे करेंगे, जैसे आई डू नॉट, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये मेन वर्ब हो जाएगा। जब मेन वर्ब हो जाएगा तो ये डू क्या हो जाएगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। यहाँ पे डू क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। उसी तरीके से ये है, जैसे ही डज हिज वर्क, जैसे वो अपना काम करता है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डज जो है एज अ मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और कोई मेन वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे डज जो है एक मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। इसी को कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड द बुक, वो किताब नहीं पढ़ता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, और ये डज नॉट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से यहाँ पे डज क्या है, एज अ मेन वर्ब, और यहाँ पे क्या है, डज, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब दोनों की तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट हो गया, जैसे ही डिड हिज वर्क, उसने अपने काम को कर लिया, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिड जो है काम कर रहा है मेन वर्ब के तरीके से, ठीक है। और अगर इसी को हम हेल्पिंग वर्ब बनाएं तो हो जाएगा ही डिड नॉट बीट यू, उसने तुमको नहीं पीटा, तो ये हो गया सब्जेक्ट, और डिड नॉट हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डिड नॉट क्या है, एज अ मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। सॉरी यहाँ पे है डिड नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे डिड जो है मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो डू और डज और डिड इस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं, और इनका इस्तेमाल एम्फेसिस के लिए भी डू का इस्तेमाल किया जाता है। डू डज डिड इन तीनों का प्रयोग एम्फेसिस के लिए भी किया जाता है। और देख लेते हैं, अगर किसी सेंटेंस को आप एम्फेसिस करना चाहते हैं, उस सेंटेंस पे जोर डालना चाहते हैं, तो डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा है, वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, लेकिन वह पत्र लिखता तो है, तो हो जाएगा ही डज राइट अ लेटर। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं खाता तो हूँ, आई डू ईट। जैसे उसने अपने काम को किया, ही डिड हिज वर्क, और जैसे वो अपने काम को करता तो था, तो ही डिड वर्क, ही डिड वर्क या ही डिड प्ले, वो खेलता तो था। तो क्या करते हैं, डू डज और डिड सेंटेंस में एम्फेसिस जोर डालने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरीके से की। तो डू डज और डिड का प्रयोग किसके लिए करते हैं, फॉर एम्फेसिस,
सेंटेंस को एम्फेसिस करने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए। जैसे ये इस तरीके से लिखा, जैसे लिखा ही वर्क्स, इसकी हिंदी है वो काम करता है। अब तुमको जैसे बोलना वह काम करता तो है, तो क्या हो जाएगा, ही डज वर्क, ही डज वर्क। तो इसका मतलब हो जाएगा वह काम करता तो है। सेंटेंस के ऊपर जवाब, वह काम करता तो है, ही डज वर्क। इसी तरीके से अब जैसे लिखा है आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अब जैसे अगर सेंटेंस में बोलना है मैं खेलता तो हूँ, तो आपको लगाना पड़ेगा आई डू प्ले। तो यहाँ पे डू क्या है, एम्फेसिस का काम कर रहा है। आई डू प्ले मतलब मैं खेलता तो हूँ। और जैसे हो गया ही ईट, वो खाता है, या ही एट, उसने क्या किया, उसने खाया। अगर आपको बनाना है उसने खाया तो था, तो ये हो जाएगा ही डिड ईट, इस तरीके से हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस में वो प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट आप कह लीजिए, और पास्ट इंडेफिनिट में एम्फेसिस, सेंटेंस में एम्फेसिस करने के लिए, जोर डालने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इनका प्रयोग जो है इम्परेटिव में सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम डू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डू नॉट प्ले, सेंटेंस इम्परेटिव में नेगेटिव बनाने के लिए डू का इस्तेमाल किया जाता है। डू नॉट प्ले, डू नॉट गो, डू नॉट प्लक द फ्लावर, डू नॉट स्पिट हियर, डू नॉट सिट हियर। इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सीखा डू, डज और डिड, और इज, एम, आर, वाज, वर, इनका प्रयोग तो हम लोग सीख ही चुके हैं। अब देख लेते हैं जो रूट वर्ड हमारा है हैव, हैज़ और हैड। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। जैसे हैव हो गया, हैज़ हो गया और हैड हो गया, ये भी वैसे हैं। इनका भी प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब दोनों तरीके से किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि हैव, हैज़, हैड इनका खाना, पीना, लेना, इन केसेस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक हेल्पिंग वर्ब और प्लस एक मेन वर्ब के रूप में देख लेते हैं। जैसे लिखा है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, हैव यहाँ पर मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक कलम है, मतलब मैंने एक कलम, मैं एक कलम रखता हूँ, मतलब एक कलम का मालिक हूँ। तो यहाँ पर हैव जो है वो पोजीशन, अधिकार बता रहा है, तो यहाँ मेन वर्ब के तरीके से काम किया गया है। और जैसे आपने बोला आई हैव माय लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, तो यहाँ पर हैव जो है एक मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है खाने के रूप में। आई हैव माय लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है। आई हैव माय लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है। आई हैव माय लंच, इस तरीके से आई हैव माय लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है। नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। जैसे इसको करना पड़ेगा आई हैव माई लंच, सॉरी फॉर डैट, उसके लिए मुझे खेद है। मैंने बताया आई हैव माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका हूँ। तो एक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया और एक हैव हो गया मेन वर्ब। ठीक है, अब ये हो गया। जैसे अगर उसको आप ऐसे इस तरीके से बनाएंगे आई हैव माई लंच, आई हैव माई लंच, अगर हमने इस तरीके से बना तो सेंटेंस गलत नहीं था, उसको हम लोग उसको हम जो है गलत पढ़ रहे थे। आई हैव माई लंच इसका मतलब है मैं अपना लंच करता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। ये सेंटेंस गलत नहीं है, आई हैव माई लंच, मैं अपना लंच करता हूँ, तो यहाँ पर मेन वर्ब की तरीके से ये काम कर रहा है। इसी को हेल्पिंग वर्ब की तरीके से कैसे काम कराएंगे, जैसे लिखा आई हैव
डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब दिया गया है। मेन वर्ब जब दिया जाएगा तो हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। मेन वर्ब जब दिया जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब की तरीके से काम करेगा, क्योंकि वो टेंस को पहचानने में और मेन वर्ब की सहायता करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जैसा हो गया हैज़, तो ये से लिखा है ही हैज़ आ पेन, उसके पास एक पेन है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हैज़ जो है वो मेन वर्ब है। अब वो जैसे लिखा वो खाना खाता है, तो आप बनाएंगे ही हैज़ हेज़ फूड, तो ये हो जाएगा वो अपना खाना खाता है। तो ही मीन्स ये सब्जेक्ट हो गया, हैज़ मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरीके से काम कर रहे हैं। अगर इनको आप हेल्पिंग वर्ब तक बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ही हैज़ ईटेन हिज फूड। अगर इसको आप हेल्पिंग वर्ब की तरीके से, अगर ईटेन आपका मेन वर्ब अलग से आ गया है तो ये हैज़ जो हमारा वो है हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करेगा। तो ये मेन वर्ब और प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों के तरीके से करता है। मेन वर्ब आएगा और तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस तरीके से इस्तेमाल होगा, और वैसे हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हैज़ इज़ वर्किंग एज आ हेल्पिंग वर्ब के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा हैड बचा, जैसे ये हो जाएगा आई हैड आ कार, इसका मतलब है मेरे पास एक कार थी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये अभी बोल सकते आई हैड माई लंच। अब इसका हिंदी हो गया कि मैंने अपना लंच कर लिया है। तो यहाँ पर भी ये मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब के तरीके से। और ऐसे भी बना सकते आई हैड डन दिस वर्क बिफोर, मैंने इस कार्य को पहले ही कर लिया था। तो डन अलग से मेन वर्ब आ गया, तो यहाँ पे ये हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करता है। तो अभी हमने देखा कि हैव और हैज़ और हैड ये मेन वर्ब और प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों के तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। मेन वर्ब एक में रखना से संबंधित होता है, पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा इस्तेमाल खाने पीने आराम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा कि हैव और हैज़ और हैड किस तरीके से मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स बची हैं, तो उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं और उनको भी देख लेते हैं। जैसे कौन कौन सी बची हैं, एक बची है हैव बीन और हैज़ बीन और हैड बीन, ठीक है, हैव बीन। इनको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये जब क्रियाएं आती हैं, ये जब हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं तो इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और ये लास्ट टेंसेस में इस्तेमाल किया जाते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे आई हैव बीन डूइंग, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये मेन वर्ब हो गया। अगर मेन वर्ब आ रहा है तो यहाँ पे हैव बीन क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। प्लूरल नंबर है तो हैव बीन लगाते हैं, सिंगुलर नंबर है तो हैज़ बीन लगाते हैं। जैसे ही हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। अगर सिंगुलर नंबर रहेगा तो हैज़ बीन, और प्लूरल नंबर रहेगा तो हैव बीन। अगर पास्ट टेंस है तो हो जाएगा ही हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से, ठीक है। अगर मेन वर्ब रहेगा तो यह मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब, और ये क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो टेंस को पहचानने में मदद करती हैं। अब फिर से एक बात बताएं, हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब
विच हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द टेंस, जो टेंस को पहचानने में मदद करती हैं। और हेल्पिंग वर्ब आपकी, जैसा कि आपको पता है कि 3 तरीके की थी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल ऑक्सिलरीज। आज हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज पूरी तरीके से डिस्कस किया। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे वीडियोस जो हैं वो अच्छे लग रहे होंगे, और आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो घंटी है उसको ज़रूर बजा दें, ताकि जो नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा सपोर्ट करें, हमारे चैनल का सपोर्ट करें, ठीक है। और अगर बहुत सारी और भी वीडियो मैंने डाल दिया है, अगर नहीं देखा तो आप उनको देख लें, और ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।